क्लास। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे अब स्फेरिकल सरफेस, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस होता क्या है, यानी कि स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। क्या मतलब है कर्व्ड सरफेस? कि अगर किसी मटेरियल का, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का सरफेस कर्व्ड हो तो उसे हम स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे ये कोई मीडियम है, इसका ये वाला सरफेस ऐसे कर्व्ड है, तो हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि इसमें जब लाइट जाएगी तो क्या होगा, उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसी तरह से एक हमारे पास ऐसा सरफेस भी हो सकता है जो अंदर की तरफ हो, कि मान ले इधर ये सारा ग्लास है और ऐसे इसमें इधर ये सारा ग्लास है और इधर ये क्या है, एयर। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये दो तरह के हो गए है ना। एक तो हो गया जो बाहर की तरफ को निकल रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और एक जो अंदर की तरफ धसा हुआ है इसे बोलते हैं कनकेव सरफेस। ये चीज क्लियर है बेटा? एक को कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, एक को कनकेव। मतलब इस सरफेस के बाद सारा ग्लास है, मतलब मीडियम चेंज हो गया इसमें, इसके बाद सारा ग्लास है, मीडियम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस पे हम स्टडी करेंगे कि जब हम इसमें लाइट भेजेंगे तो किस तरह से जो लाइट है हमारी वो इसके अंदर से ट्रेवल करेगी। तो वो आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि हम रिफ्रैक्शन स्टडी करें, हम कुछ अजम्पशंस इसकी डेरिवेशन में लेके चलेंगे। इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को, कुछ अजम्पशंस हम देता हूं, कुछ अजम्पशंस यूज करेंगे। है देखो, पहली अजम्पशन जो है वो ये कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट। ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो ना के होगी, उसकी डायमेंशंस बहुत कम। हमारा एक सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है सरफेस का, यहां में है, तो ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा। आपने देखा होगा कि कल हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ए बी। इस ऑब्जेक्ट की फाइनाइट हाइट है ना। लेकिन इस केस में इसको समझने के लिए कंसेप्ट को हम ऑब्जेक्ट को क्या मान के चलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। ये हमारी सबसे पहली अजम्पशन है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये पहली अजम्पशन हुई। दूसरी अजम्पशन हम क्या मान के चलेंगे? कि जो अपर्चर है हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो बहुत ही कम है। सेकंड अजम्पशन हम मान के चलेंगे कि अपर्चर ऑफ द spherical refracting surface is small। ठीक है, एक ये हम मान के चलेंगे बेटा कि जो अपर्चर है हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। अपर्चर समझते हो ना? लास्ट टाइम भी बताया था कि मान लीजिए हमारा सरफेस है ए बी, तो अपर्चर क्या होगा? यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस, इसका डायामीटर सरफेस का, ठीक है ना। तो अपर्चर हम मान के चलेंगे कि हम जो सरफेस ले रहे हैं उसका अपर्चर बहुत ही कम है। तीसरी अजम्पशन जो हम मान के चलेंगे वो ये होगी कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो बहुत ही कम एंगल बनाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। वो अभी समझाता हूं आपको। थर्ड अजम्पशन हम मान के चलेंगे बेटा कि इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज makes very small angles with principal axis। ठीक है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही छोटे एंगल बनाएंगी। जैसे कि मैं आपको यहां डायग्राम में समझा देता हूं कि जैसे ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, और यहां पे हमने क्या रखा है बेटा? सपोज ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट जाती है ऐसे,
यहाँ पे टकराई, उसके बाद लाइट अंदर जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट से चली। ये क्या है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे बेटा हमारी इंसिडेंट रे। ठीक, तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बेटा जो एंगल बनाएगी वो हम क्या लेके चलेंगे, स्मॉल लेके चलेंगे। जो भी एंगल यहां बनेगा थीटा, हम मान के चलेंगे कि दैट एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी कौन सी रे है जो अंदर चली गई, दैट इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे यहां पे जो एंगल बनाएगी, मान लिया फाई, तो वो एंगल भी हम क्या करेंगे, स्मॉल मान के चलेंगे। तो ये तीन अजम्पशंस हैं जो हमें लेनी पड़ेंगी इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है, तो ये तीनों अजम्पशंस अगर आपको बेटा क्लियर हो गई तो जल्दी से चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो कि पहली अजम्पशन कि ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, सेकेंड अजम्पशन कि जो अपर्चर है वो स्मॉल होगा, थर्ड अजम्पशन कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही छोटा एंगल बनाएंगी। ठीक है, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इसमें ना बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ओए, तो इसमें बेटा बहुत सारे अलग अलग केस हैं जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, तो देखो, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कन्वेक्स सरफेस के लिए। किसके लिए, कन्वेक्स सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। तो फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे कन्वेक्स सरफेस के लिए स्टडी करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। अब इसमें भी काफी सारे केस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट केस हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस, इसमें भी कई केस हैं। तो पहला केस जो हम इसका डिस्कस करेंगे कन्वेक्स सरफेस का, वो केस क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। पहला केस क्या है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, the image is real. Object is in the rarer medium and its image is real. Its image is real. तो अब देखो इसका पहले डायग्राम समझो। बेसिकली यहां पे कहा क्या गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, मतलब कुछ इस तरह से है डायग्राम। ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है बेटा। ठीक है, ये देख सकते हो आप कैसा सरफेस है हमारा, ये कन्वेक्स सरफेस है ना। कैसा सरफेस है ये, कन्वेक्स सरफेस। अब इधर हमारा डेंसर मीडियम है जो कि ग्लास है, मान लिया हमने ग्लास है इधर, और इधर हमारा रेयरर मीडियम है जो एयर है। मैंने आपको बताया ना रेयरर और डेंसर मीडियम वाला कंसेप्ट। जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता है उसे हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा होता है उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा प्रिंसिपल एक्सिस इसको जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको हम बोलते हैं इसका पोल। क्या बोलते हैं इसको, इसका पोल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ना मैंने लिया है यहाँ पॉइंट पी, दैट इज कॉल्ड इट्स पोल। इसके अलावा ये जो हमारा कन्वेक्स सरफेस है, इसका ये जिस सफियर से बना है कन्वेक्स सरफेस है ना, जिस सफियर से बना है उसका सेंटर क्या कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। देखेंगे कि इमेज कैसे बनाएगा। अब जो केस है हमारा, केस क्या है कि ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम, कौन से मीडियम में है ऑब्जेक्ट, रेयरर, मतलब इस तरफ होगा ऑब्जेक्ट, एंड इमेज इज रियल। और इमेज कैसी बनेगी इसकी, रियल बनेगी। मतलब रियल इमेज मैंने बताया है आपको, जब लाइट रे सच में मिले तो हम बोलते हैं कि रियल इमेज बनी है। तो देखो क्या होगा कि सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। अब सपोज बेटा इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट चली सीधी ऐसे,
तो जो लाइट सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी यहां से, ऐसे, है ना। जो सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकलेगी। इसके अलावा एक लाइट सपोज ये जाती है ऐसे, ये, ठीक है ना, इंसिडेंट रे एक ऐसे जाती है, और ये रे जाती है बेटा ऐसे, गई 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 और यहां पे टकराई, है ना। कहां टकराई? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? सपोज एन नाम दे दिया। यहां टकराई लाइट हमारी, क्लियर है। अब इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? अब मान लिया ये कोई सर्कल है, या मान लो कोई सफियर है, ये कोई सफियर है। सफियर के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पे मान लिया एन, और मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। तो कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा सरफेस पे कैसा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। कैसा एंगल बनाती है? हमेशा 90 डिग्री का। तो अगर मुझे इस पॉइंट, तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट एन पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये लाइन मेरा किसका काम करेगी? नॉर्मल का काम करेगी। किसका काम करेगी ये लाइन? मेरा नॉर्मल का काम करेगी, इस तरह से। तो क्लियर है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे आती है और इस पॉइंट पे टकराती है। अब हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल के साथ बने। तो मेरी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे बेटा हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। के बाद अब लाइट कहां जाएगी? देखो मीडियम चेंज होएगा। अब लाइट जाएगी एयर से ग्लास में, रेयरर से डेंसर में। अब हमने पढ़ा है जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट रेयरर से कहां जाती है? डेंसर में। तो वो कहां बेंट होती है? लाइट अपना पाथ चेंज करेगी, कहां बेंट होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट होगी और अपना पाथ चेंज कर लेगी इस तरह से। तो लाइट विल बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, और ये आपका बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? आर। उसके बाद ये लाइट आगे चलती है। ये लाइट आगे चली 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 चली, इधर से एक लाइट ये आ रही थी सीधी, ये भी चली चली चली, और ये दोनों लाइट रेज कहां मिली? आके इस पॉइंट पे, है ना। देखो एक लाइट ये चली और एक लाइट ये चली, तो यहां मिली ये दोनों लाइट रेज आके। कहां मिली ये दोनों लाइट रेज आके? ऐसे इस पॉइंट पे मिली। तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे क्या बनेगी भाई? इमेज बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पे क्या बनेगी? इमेज, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? आई से। ठीक है। तो जो मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसकी एक रियल इमेज यहां पे हमें मिलेगी। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया। फर्दर कुछ चीजें यहां हम मान लेते हैं कि सपोज इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से यहां जो एंगल बना रही है, इसको मैंने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया? इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। इसके अलावा ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, इसको मैंने क्या मान लिया? बीटा। क्या मान लिया? बीटा। और जो मेरा नॉर्मल है वो यहां जो एंगल बना रहा है, इसको मैंने मान लिया गामा। तो यहां मैंने 3 एंगल कंसीडर किए हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस. Beta is the angle made by refracted ray with the principal axis, and gamma is the angle made by the normal with the principal axis. इसके अलावा यहां हम एक काम और करेंगे। जो हमारा ये पॉइंट N है, इस पॉइंट N से यहां क्या ड्रॉ कर देंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे NM। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम समझ में आ गया तो बेटा रिप्लाई करो, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे अब इसकी डेरिवेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया तो आप रिप्लाई करो, इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो अब डेरिवेशन करेंगे, इस पे हम फॉर्मूले लगाएंगे सिंपल, और इसको सॉल्व करेंगे कि आंसर देखेंगे हमारा क्या आता है। डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे रिफ्रैक्शन के लिए। तो किस तरह से आगे हमें जाना है। अब आप जरा यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर बहुत सारी ट्रेंगल्स बन रही हैं, जरा उन ट्रेंगल्स पे नजर मारो। सबसे पहले मैं यहां एक ट्रेंगल लेके चलता हूं, ट्रेंगल एन ओ सी। ठीक है, मैं कौन सी ट्रेंगल लेके चलता हूं? फ्रॉम ट्रेंगल एन ओ सी। मैं अलग से बना देता हूं। देखो मैंने ये वाली ट्रेंगल कंसीडर की है, एन
ओ सी। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने? एन ओ सी। यहां आप देख सकते हो ये वाली ट्रायंगल एन ओ सी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आप चेक कर सकते हो। दिस इज एंगल अल्फा अल्फा, दिस इज एंगल गामा गामा, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्या समझ में आया? इस ट्रायंगल को कौन सी ट्रायंगल उठाई है बेटा मैंने डायग्राम में से? मैंने डायग्राम में से ये वाली ट्रायंगल उठाई है, मैंने अलग से बना भी दी, कंफ्यूजन ना हो ताकि। इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल में अल्फा और गामा कैसे एंगल्स हैं ट्रायंगल के? इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये दोनों एंगल कैसे एंगल है ट्रायंगल के? इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल। और आई क्या है यहां पे? तो अल्फा और गामा तो क्या है? इंटीरियर एंगल। और ये जो आई है, ये आई, ये क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आई क्या है इस ट्रायंगल का? एक्सटीरियर एंगल। अब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल के केस में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कंसेप्ट है जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, बाहर वाला एंगल, वो किसके इक्वल होता है? उस ट्रायंगल के जो दूसरे दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट जो ये दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इनके सम के इक्वल होगा। यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है आई इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस गामा। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई बेटा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये समझ में आई तो जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में अगर ये चीज समझ में आ गई कि आई को मैंने अल्फा प्लस गामा क्यों लिखा। हाँ भाई, आई को मैंने अल्फा प्लस गामा क्यों लिखा, अगर ये समझ में आ गया तो रिप्लाई करो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आप अगर बेटा चाहो तो आप बोल के भी रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हो तो मुझे बार बार फोन की स्क्रीन पे आके पढ़ना पड़ता है आपका मैसेज क्लिक करके चैट पे। अगर आप बोलोगे तो मुझे यहीं से खड़े खड़े सुन जाएगा। तो आप यस और नो में रिप्लाई कर सकते हो बोल के। तो आई इज इक्वल टू आया आपका अल्फा प्लस गामा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो हमें एक चीज तो पता लगी कि आई किसके इक्वल है भाई? अल्फा प्लस गामा के इक्वल है। अब फर्दर हम क्या करते हैं? अल्फा कैलकुलेट करेंगे और गामा कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? अल्फा और गामा। अब आप जरा ना राइट एंगल ट्रायंगल्स को देखो। अब मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं? फ्रॉम ट्रायंगल एन ओ एम। कौन सी ट्रायंगल बेटा? एन ओ एम। कौन सी ट्रायंगल? एन ओ एम, ये वाली एन ओ एम, ये वाले ट्रायंगल। यहां पे ये एंगल क्या है मेरा? अल्फा। और ये कैसी ट्रायंगल है मेरी? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग सकते हैं भाई, है ना। कैसी ट्रायंगल है ये मेरी? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं इस पे क्या लगा सकता हूं? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा सकता हूं। तो जब मैं इस पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं अल्फा निकाल लूंगा। यहां से अल्फा कैसे निकाल लूंगा? मैं निकाल लूंगा टेंजेंट अल्फा। यहां क्या निकाल लूंगा? टेंजेंट अल्फा। तो अगर इस ट्रायंगल से मैं टेंजेंट अल्फा निकालता हूं तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है मेरा? एनएम, और बेस क्या है मेरा? ओएम। बेस क्या है? ओएम। तो टेंजेंट अल्फा क्या आ गया? एनएम अपॉन ओएम। ये टेंजेंट अल्फा आ गया हमारा। अब हमने एक अजम्पशन मानी थी ना कि एंगल्स आर स्मॉल। तो सिंस एंगल्स आर स्मॉल, शुरू में ही हमने एक अजम्पशन मानी थी कि एंगल क्या होंगे? ये वाले छोटे होंगे बहुत ज्यादा। तो अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटे हैं तो मैं टेंजेंट अल्फा को नियरली क्या लिख सकता हूं? अल्फा। तो यानी कि अल्फा मेरा किसके इक्वल होगा? एन एम अपॉन ओ एम। तो मुझे अल्फा की वैल्यू पता लग गई कितनी? एन एम अपॉन ओ एम। इसी तरह से मैं क्या निकाल लूंगा भाई? इसी तरह से मैं निकाल लूंगा गामा। क्या निकाल लूंगा? गामा। गामा के लिए मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा? गामा निकालने के लिए मैं लूंगा ट्रायंगल एन एम सी। कौन सी ट्रायंगल? एन एम सी, ये वाली ट्रायंगल देखो, एन एम सी,
ये वाली ट्रायंगल ले लूंगा। इस ट्रायंगल में यहाँ पे जो एंगल है दैट इज गामा, है ना, गामा है ना ये एंगल, देखो गामा। तो यहां से मैं टेंजेंट गामा निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? टेंजेंट गामा। तो टेंजेंट गामा जब मैं निकाल लूंगा तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? एनएम। बेस क्या है मेरा? एमसी। तो एनएम अपॉन एमसी, दिस इज माई एंगल टेंजेंट गामा। अब क्योंकि एंगल स्मॉल है तो यहां भी मैं टेंजेंट गामा को अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूं? गामा। तो गामा की वैल्यू आ गई एनएम अपॉन एमसी। तो यहां से मुझे गामा की वैल्यू मिल गई और ये मुझे मिल गई अल्फा की वैल्यू। तो इन वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। यहां पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की जगह आ जाएगा बेटा एनएम अपॉन ओ एम। क्या आ जाएगा? एनएम अपॉन ओ एम प्लस गामा। गामा की जगह आ जाएगा एनएम अपॉन एमसी। ठीक है जी। तो ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया आई, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो। आई हमने निकाल लिया। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है? आर। इसी तरह से क्या निकालना है हमें? आर निकालना है। इसी तरह से क्या निकाल लेंगे अब हम? आर निकाल लेंगे। तो देखो आर कैसे निकलेगा? ठीक है, तो सिमिलर वे में वी कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ऐसे ही हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज आर। तो देखो ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकलेगा? अब आप इसी को ध्यान से देखो। अब मैं कौन सी ट्रायंगल लेके चलूंगा? ट्रायंगल एन सी आई। कौन सी ट्रायंगल? एन सी आई। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल लेके चलूंगा मैं? एन सी आई। ये वाली ट्रायंगल नजर आ रही है आपको डायग्राम के अंदर? ये वाली ट्रायंगल एन सी आई। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एंगल आपका बन रहा है गामा, यहां पे आपका एंगल बन रहा है बीटा, और यहां पे आपका एंगल बन रहा है आर। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो इंटीरियर एंगल कौन से है मेरे? आर और बीटा। आर और बीटा कैसे एंगल है? आर और बीटा कैसे एंगल है? इंटीरियर। और गामा क्या है मेरा? एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। क्या लिख सकता हूं मैं? गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। इस गामा को मैं आर और बीटा का सम लिख सकता हूं, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो अगर गामा आर प्लस बीटा के इक्वल है, अगर गामा किसके इक्वल है? आर प्लस बीटा के इक्वल, ठीक है, तो यहां से हम आर निकाल लेंगे। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। तो इसका मतलब जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, वो किसके इक्वल है? गामा माइनस बीटा, है ना। तो बस अब हमें क्या करना है? यहां गामा और बीटा की वैल्यू लिख देनी है। देखो गामा की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी ना अभी अभी। ये देखो गामा की वैल्यू अभी भी निकाल ली थी, एन एम अपॉन एम सी। तो ये वैल्यू तो यहां रख दूंगा। तो आर बनेगा, गामा की वैल्यू क्या आई थी अभी अभी पीछे हमने कैलकुलेट की थी? एन एम अपॉन एम सी माइनस, अब बीटा की वैल्यू रहती है निकालनी। बीटा की वैल्यू हम डायग्राम से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी डायग्राम से भाई? कौन सी ट्रायंगल लोगे बीटा की वैल्यू निकालने के लिए? आप लोगे ट्रायंगल एन एम आई। एन एम आई। कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम बेटा? एन एम आई। तो ये जो ट्रायंगल है हमारी एन एम आई, इस ट्रायंगल से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी? बीटा की। अब हमें पता है बीटा अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट बीटा होने वाला है। और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो टेंजेंट बीटा किसके को लेगा? परपेंडिकुलर यानी कि एन एम अपॉन बेस, बेस यानी कि एम आई। ठीक है, तो बीटा की ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो ये आर मेरा बन गया एन एम अपॉन एम सी माइनस बीटा। बीटा की जगह क्या आ जाएगा? एन एम अपॉन एम आई। दिस इज इक्वेशन 2। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? तो हमने सिंपली क्या किया? पहले आई की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू निकाल ली। यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से रिप्लाई करो। अब जस्ट लास्ट स्टेप बचा है हमारा,
हम बहुत करीब हैं फॉर्मूले के। हमें बस अब क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगानी है। क्या लगानी है हमें? स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लगाएंगे पॉइंट एन पे स्नेल्स लॉ, नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं? स्नेल्स लॉ। तो क्या बनती है देखो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर मैं पॉइंट एन पे यूज करूंगा तो क्या बनेगा? स्नेल्स लॉ क्या बोलती है कि रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है? लाइट कहां जा रही है? मीडियम, मान लिया यहाँ ये एयर है और एयर का इंडेक्स मान लिया μ1 है, और ये अंदर जो मीडियम है ग्लास, इसका इंडेक्स मान लिया μ2 है। तो लाइट कहां जा रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में। ये सिखाया है आपको। साइन आई बाई साइन आर क्या होएगा? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है लाइट, तो मैं लिखूंगा 1 μ2। तो यहां से फर्दर आपके पास आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2 का मतलब क्या होता है? 1 μ2 का मतलब होता है μ2 बाय μ1, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे बन जाएगा μ2 बाय μ1। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। क्लियर है जी? तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे μ2 बाय μ1। अब क्योंकि एंगल स्मॉल है ना, एंगल क्या है? स्मॉल। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, सिंस angles are small, so sin I is approximately is equal to I and sin R is approximately equal to R। क्योंकि एंगल स्मॉल है तो sin I की जगह मैं लिख सकता हूं I और sin R की जगह मैं लिख सकता हूं R। तो जहां sin I है वहां मैंने लिख लिया I, जहां sin R है वहां मैंने लिख लिया R। तो I बाय R इक्वल आ गया μ2 बाय μ1। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा μ1 इंटू आई, ये μ1 इधर चला गया, इक्वल टू μ2 इंटू आर। आर इधर चला गया और ये इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल। तो हमारे पास आ गया μ1i इज इक्वल टू μ2 आर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? आई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 3 में। क्या करना है बेटा? हमें आई और आर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, आई और आर की वैल्यू यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट करनी है, पुट करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से स्पेस बना लेता हूं। नाउ वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में आई और आर की वैल्यू रख दो जी। क्या बनेगा देखो, आपके पास बनेगा μ1 इंटू आई। आई की जगह क्या आएगा? आई की जगह आएगा nm अपॉन om प्लस nm अपॉन mc, ये आएगा इक्वल टू μ2 इंटू आर। आर की जगह क्या आएगा भाई? आर की जगह आएगा nm अपॉन mc माइनस nm अपॉन mi, ये आ जाएगा। अब सारे में से nm क्या हो सकता है? देखो कैंसिल हो सकता है ना। nm क्या हो सकता है सारे में से? कैंसिल। आप ध्यान से देखो, यहां से ये बन जाएगा μ1 इंटू 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन mc, सारे के बाहर आ गया nm इक्वल्स टू, ये बनेगा μ2 इंटू 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi, सारे के बाहर आ गया nm। ऐसे nm कॉमन आ जाएगा। अब जब nm कॉमन आ गया बेटा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर nm से nm कैंसिल। तो जब nm से nm कैंसिल हो गया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई μ1 इंटू 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन mc इक्वल्स टू μ2 इंटू 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया तो बेटा रिप्लाई करो जल्दी। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट आपके पास बनता है यहां से फिर ये
μ1। अब हम ना यहाँ पे एक और अजम्पशन यूज करेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा था शुरू में, एक अजम्पशन और मानी थी हमने कि अपर्चर स्मॉल होगा। अब सिंस अपर्चर इज स्मॉल, यहां पे एक और अजम्पशन हम यूज करने वाले हैं, सिंस अपर्चर इज स्मॉल, क्योंकि हमारे सरफेस का जो अपर्चर है वो स्मॉल है, छोटा है, कम है। सिंस अपर्चर इज स्मॉल, तो जो डिस्टेंस मैं एम से मेजर कर रहा हूं ना, तो लगभग वो डिस्टेंस पी से भी अगर मेजर करूं तो सेम आएगी। तो क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, तो उस टाइम पे जो मेरा ओ, ये जो एम ओ होगा, ये जो मैंने निकालना है ना एम ओ, एम ओ नियरली किसके इक्वल होगा, पीओ के। किसके इक्वल होगा, पीओ के। इसी तरह से जो एम सी होगा, एम सी वो नियरली किसके इक्वल होगा, पीसी के। इसी तरह से जो एम आई होगा वो मेरा नियरली इक्वल होगा पी आई के। ठीक है, ये क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि हमारे लेंस का अपर्चर स्मॉल है। अपर्चर स्मॉल होने से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एम पॉइंट, ये एम पॉइंट और पी पॉइंट बहुत करीब होंगे एक दूसरे के। करीब होने से चाहे मैं डिस्टेंस एम से मापूं चाहे मैं डिस्टेंस पी से मापूं, दोनों सेम आएंगे। तो इसलिए ये वाली एजम्पशंस हम यहां पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी μ1 इंटू 1/OM। OM की जगह आ जाएगा OP या PO, प्लस 1/MC। MC की जगह क्या आ जाएगा भाई, PC, इज इक्वल टू μ2 इंटू 1/MC। MC की जगह आ जाएगा PC, प्लस ये माइनस 1/MI। MI की जगह यहां क्या आ जाएगा, PI। यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हमने M की जगह क्या लिखा है, जस्ट P लिखा है। अब बस हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और वैल्यूज जो है पुट करेंगे। थोड़ा सा रह गया बस ये। इसके बाद क्या होता है, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं μ1 को, ये बनता है μ1/PO, प्लस ये भी अंदर जाएगा μ1/PC, इक्वल्स टू μ2 को भी अंदर ले जाते हैं तो बनेगा μ2/PC माइनस μ2/PI। ठीक है, ये बन गया। अब पीसी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लो। देखो पीसी वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो इस पीसी वाली टर्म को इधर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बनेगा μ1/PO। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस μ2/PI है ना, माइनस इधर आके प्लस हो गया, इक्वल्स टू μ2/PC। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस μ1/PC। ठीक है, अब ये बन गया आपका μ1/PO प्लस μ2/PI इक्वल टू μ2 माइनस μ1/PC। तो ये एक इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास। तो हम बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुके हैं, अब बस हमें साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। यहां तक समझ में आ गया तो रिप्लाई करो, अगर यहां तक समझ में आ गया। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब इससे आगे डिस्कस करेंगे। अब जस्ट हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। क्या यूज करना है, ओके, ट्रायंगल्स एंगल्स के अकॉर्डिंग लेनी है। हाँ जी, जो इसमें आप ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हो ना सॉल्व करते टाइम, तो वो एंगल्स के अकॉर्डिंग ही कंसीडर करनी है, जो एंगल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका डाउट था। ठीक है, आपको कुछ भी करके ना आई और आर कैलकुलेट करना है, तो उसी एंगल को कैलकुलेट करने के लिए उसके हिसाब से ही आपको ट्रायंगल्स लेनी पड़ेगी। तो बस अब हमें यहाँ साइन कन्वेंशंस का यूज करना है। देखो कैसे, अब हम करेंगे साइन कन्वेंशंस का यूज। साइन कन्वेंशंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अब अगर मैं यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करूं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालूं ओ पी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगी, माइनस यू। ये माइनस यू क्यों लिया मैंने, साइन कन्वेंशंस का यूज करके। किसका यूज करके, साइन कन्वेंशंस का यूज करके। इसी तरह से जो ये है पी सी,
पी सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी क्या था मेरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी मेरी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पीसी को मैं लिख लूंगा प्लस आर। साइन कन्वेंशंस पता है ना, इधर वाली डिस्टेंसेस प्लस में लेते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वाली डिस्टेंसेस, इधर वाली डिस्टेंसेस माइनस में लेते हैं। इसी तरह से जो मेरा पी आई होगा वो किसके इक्वल होगा? पी आई मेरा इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होगा, यहां से यहां तक। इमेज की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। वी इज द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर द इमेज डिस्टेंस। तो पी आई को मैं लिख सकता हूं माइनस वी, नहीं प्लस वी। क्या लूंगा? पी आई को मैं प्लस वी, क्योंकि इधर वाली डिस्टेंस है। तो बस अब हमें क्या करना है बेटा, ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। यहां पुट करोगे तो इक्वेशन बनेगी μ1 अपॉन पीओ। पीओ की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के यू, प्लस μ2 अपॉन पीआई। पीआई की जगह आ जाएगा आर, इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? μ2 माइनस, नहीं पीआई, पीआई की जगह क्या आएगा बेटा? वी, और इधर आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की, देखो ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, देखो इसको पहले लिख लूंगा मैं रीअरेंज करके, μ2 अपॉन वी माइनस ये अपॉन यू is equal to mu2 minus. This is the formula for the refraction convex surface when real image is formed and object is in the rarer medium. ये फॉर्मूला आएगा। क्या कहता है ये फॉर्मूला? कि इस केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है और उसकी रियल इमेज बन रही है डेंसर मीडियम के अंदर, तो उस केस में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे इमेज की डिस्टेंस माइनस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल होगी किसके? डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फॉर्मूला है आपका, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे सेकंड मीडियम में इमेज की डिस्टेंस माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे फर्स्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये इक्वल होगा μ2 माइनस μ1 बाय आर के। अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। इसके बाद इसका एक स्पेशल केस भी पढ़ेंगे हम। तो इसके बाद इसका एक स्पेशल केस आता है, वो देखो। स्पेशल केस क्या आता है कि अगर बाहर एयर है, इफ आउटसाइड इज एयर, इफ आउटसाइड इज एयर, अगर बाहर क्या है भाई? एयर है, हवा है। अगर बाहर हवा है, एयर है, तो μ1 कितना होगा? 1 होगा, है ना, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो हमने माना कि बाहर हवा है, हवा है तो μ1 1 है, और हमने माना μ2 कितना है मेरा? μ। लेट, मैंने माना कि μ2 कितना है? μ। तब ये इक्वेशन क्या बनेगी? जहां जहां μ1 है वहां 1 आ जाएगा, μ2 की जगह μ। तो इक्वेशन बन जाएगी μ अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन आर। तो दिस इज द इक्वेशन in that case in which the outside medium is air, ठीक है। तो ये था आपका पहला केस, जब ऑब्जेक्ट रखा हो रेयर मीडियम में और इमेज बने रियल। ये समझ में आ गया तो रिप्लाई करो, फिर चलते हैं सेकेंड केस पे। थोड़ा टफ है, आपको क्या करना है, इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको दोबारा से एक नोटबुक में, रफ नोटबुक में इसको डिराइव करके देखना है। बीच में कोई भी अगर डाउट आपको आता है तो सिंपल है, ये जो रिकॉर्डेड क्लास है आप इसको देख सकते हो। ये इसीलिए है, हम जब टीच मिनट पे पढ़ रहे हैं तो इसका ये बेनिफिट है कि हमारी सभी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे भी डाउट आता है, आप सिंपल अपनी ऐप को ओपन करो और ऐप में वहां से वो डाउट क्लियर कर सकते हो कि सर ने कैसे समझाया था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेम ऐसे ही हमारे पास सेकंड केस आता है, मतलब जो सेकंड केस हम पढ़ेंगे उसकी डेरिवेशन का जो क्राइटेरिया है, जो तरीका है वो सेम है, बस डायग्राम अलग है। तो अगला जो केस होगा बेटा,
उसका मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन तो सेम ऐसे ही है जो हमने अभी बोर्ड पे की है, बस डायग्राम का डिफरेंस है। तो मैं आपको डायग्राम समझा दूं, अपने आप करके देखोगे, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? डेरिवेशन आप खुद से नोट्स में से करके देखोगे, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से खुद से देखोगे करके। मैं डायग्राम समझा दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन सेम ऐसे ही होगी जो अभी अभी समझाई है केस 1 में। केस 2 का बस डायग्राम अलग है, डेरिवेशन का तरीका जो है, मेथड जो है वो सेम है। क्लियर है? तो अब मैं आपको सेकंड केस समझाने वाला हूं, उसका डायग्राम। इसी तरह से मैं आपको इसके जितने भी केस है ना, सबके डायग्राम समझा देता हूं। उनकी डेरिवेशंस आपने घर पे खुद से समझनी है, खुद से करके देखनी है, क्योंकि सेम है, बिल्कुल डिट्टो वही मेथड है जो मैंने इसमें समझाया ना, ऐसा ही मेथड है बेटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये एक केस समझ लिया ना, तो बाकी केस तो अपने आप हो गए, एक ही जैसे तो है। तो सेकंड केस है आपका, ठीक है, केस नंबर 2। तो भाई केस नंबर 2 है आपका कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कि व्हेन ऑब्जेक्ट lies in rarer medium and the image formed is virtual, and the image formed is virtual। कि अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में है, लेकिन उसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। पिछले केस में इमेज कैसी बनती थी? रियल। इस केस में इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो बस डायग्राम का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। देखो कैसे। इसके लिए हम मान के चलेंगे कि ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जी, है ना? ये क्या है? हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इंक भर लेता हूं मैं, इंक मार्कर में। तो अब जो मैं केस ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनने का मतलब है कि जो लाइट रेज हैं वो सच में नहीं मिलेंगी, जस्ट हम लाइट रेज अपीयर होंगी, मिलती हुई। तो देखो, तो सेकंड केस इमेज वर्चुअल बनेगी। वो कैसे बनेगी? देखो, ये हमारा सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर अब इससे पहले केस में ना ऑब्जेक्ट दूर रखा था, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आऊं, जैसे मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब इमेज कैसे बनेगी? देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं तो इमेज कैसे बनेगी? एक रे तो सीधी जाएगी। कैसे जाएगी? सीधी। तो जो रे सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी, एज इट इज सीधी जाएगी। एक रे सपोज आती है और यहां पे टकराती है इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? पहले की तरह नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ क्या ड्रॉ कर देंगे? अपना नॉर्मल। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास ले आए हम, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा बना, तो अल्टीमेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहले केस से ज्यादा बनेगा। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, तो यहाँ पे लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है ऐसे। पिछले केस में क्या होता था? लाइट ज्यादा बेंट हो जाती थी, जिससे लाइट इधर मिलती थी। अब क्या हो रहा है? लाइट बेंट तो नॉर्मल की तरफ हो रही है, लेकिन इतना बेंट नहीं हो रही कि नीचे की तरफ आ जाए। लाइट यहां जा रही है, देखो कहां जा रही है लाइट? इधर। क्या इधर कहीं मिलती हुई नजर आ रही है लाइट? क्या ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी? ये तो ऊपर जाएगी भाई, है ना? ऊपर जाएगी। तो जो देखने वाला होगा ऑब्जर्वर, यहां से अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है भाई? इधर कहीं से आ रही है, पीछे से। कहां से आ रही है ये लाइट? इधर पीछे से। कि ये जो लाइट ऐसे जा रही है ना, ये ऐसा लगेगा इधर पीछे से आ रही है। तो जब ये पीछे से आती हुई नजर आएगी, इसी तरह से ये जो लाइट जा रही है सीधी, ये भी ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है, इधर से, ठीक है ना? तो ये दोनों लाइट रेज यहां मिलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनेगी। सच में तो मिल नहीं रही, तो कैसी इमेज बनेगी? यहाँ वर्चुअल इमेज। डायग्राम आया समझ में? लाइट ऐसे आती है, बेंट होके ऐसे चली जाती है, देखने वाले को लगता है कि लाइट यहां से आ रही है, यहां से। तो इसलिए आपको इस ऑब्जेक्ट की यहां एक कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी।
डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है, कैसी इमेज मिलेगी आपको? वर्चुअल इमेज। अब इसमें एंगल्स, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनेगी, ये हमारा एंगल अल्फा, ये हमारा एंगल बीटा जो इमेज पे बनता है, और ये हमारा एंगल गामा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एन, फिर यहां से क्या ड्रॉ कर दिया हमने? परपेंडिकुलर एन। तो सेम वही कहानी होगी इसके अंदर भी, जैसे मैंने पिछले केस में सिखाया था। इसमें क्या करोगे आप? इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल लोगे? देखो आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एन ओ सी, एन ओ सी, एन ओ सी। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा और गामा क्या है? इंटीरियर एंगल। तो एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरी ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल आई ओ एन, कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल आई ओ एन, आई ओ एन। इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो तो यहां पे इस ट्रायंगल में, नहीं ये वाली ट्रायंगल नहीं आप लोगे, इसमें आप ये वाली ट्रायंगल लोगे, आई एन सी। कौन सी ट्रायंगल? आई एन सी, ये बड़े वाली ट्रायंगल दिख रही है, आई एन सी। इस ट्रायंगल में आर क्या है मेरा? एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल यहां है बीटा, प्लस एक एंगल क्या है? गामा। तो एक इक्वेशन ये होगी। क्लियर है? जैसे पिछले केस में हमने बनाई थी इक्वेशंस, ऐसे यहां भी बनाई हमने। आई निकाल लिया, आर निकाल लिया, फिर इसके बाद कर लोगे राइट एंगल ट्रायंगल से टेंजेंट अल्फा निकाल लेना, टेंजेंट गामा निकाल लेना, यहाँ टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा, वैल्यूज रख देना, आई आर आ जाएगा। फिर आप स्नेल्स लॉ में वैल्यूज पुट करोगे, जैसे पिछला तरीका था, सेम वैसे ही आप सॉल्व करोगे। साइन कन्वेंशन में आपने क्या करना है? इधर वाली डिस्टेंस ये आर तो मेरा प्लस में आएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेरी माइनस में आएगी, और इमेज की डिस्टेंस भी मेरी क्या लेनी है आपने? माइनस में। तो अगर समझ में आ गया, अगर आप खुद कर सकते हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। सिर्फ डायग्राम अलग है बेटा, कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसको करके देखना बेटा, डाउट्स आते हैं तो पूछ लेना। अब इसी तरह से हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं, इसी का कन्वेक्स सरफेस का। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। थर्ड केस, केस नंबर 3 आता है आपका यहीं पे। केस नंबर 3 आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, और जो इमेज बन रही है वो रियल है। आपको केस के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। तो इस बार क्या डायग्राम बनेगा देखो, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मीडियम 1 है बाहर, अंदर मीडियम 2 है। मीडियम 1 का इंडेक्स μ1, इसका μ2। हमने माना बाहर और अंदर हमारा डेंसर मीडियम है। अब आप डायग्राम केस के अकॉर्डिंग चलो। केस में क्या कहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। क्या कहा है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? इस मीडियम में। देखो उल्टा हो गया ना, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होता था? रेयर मीडियम में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में है, थर्ड केस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा डेंसर मीडियम में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जी। ठीक है, अब हमारी इमेज रियल बन रही है। मतलब इस बार क्या हो रहा है? लाइट रेयरर से डेंसर में नहीं जाएगी, लाइट कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयरर। तो यहां से एक लाइट तो ऑब्जेक्ट से सीधी चलेगी, तो जो सीधी चलेगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी। ठीक है, एक लाइट ऑब्जेक्ट से ये चलेगी ऐसे, कहां टकराएगी? इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर लोगे? नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर लोगे इस पॉइंट पे? नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो ये हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट कहां जा रही है? देखो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर। हमने पढ़ा है जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो ये जो लाइट है मेरी जब डेंसर टू रेयर जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल ये है ना हमारा, तो जो मेरी लाइट है ना वो नॉर्मल की तरफ बेंट नहीं होगी, इस बार वो नॉर्मल से अवे बेंट होगी। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में? डेंसर टू रेयर जा रही है तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंट होगी। उसके बाद ये लाइट आगे चलेगी और यहां मिलेगी और यहां पे क्या बन जाएगी? रियल इमेज। समझ गए डायग्राम? ये हमारा पॉइंट है एन और इस पॉइंट से हम यहाँ क्या ड्रॉ कर देंगे? एक परपेंडिकुलर एम। फिर उसके बाद तुम्हारे एंगल्स आ जाते हैं बाकी के। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है दैट इज अल्फा, इमेज जो एंगल बनाती है दैट इज बीटा, और नॉर्मल जो एंगल बनाता है दैट इज गामा। ठीक है, उसके बाद वही सिचुएशंस जो है आपको, ठीक है ना, इसके बाद आपको सिंपल जो है इसको सॉल्व करना है। आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लो, एंगल ऑफ देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल NCO। कौन सी ट्रायंगल? NCO। इस ट्रायंगल में गामा मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो मैं लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। तो यहां से आई किसके इक्वल आ गया मेरा? गामा माइनस अल्फा। तो एक आई निकल गया। आर निकालने के लिए कौन सी लोगे? ये आ रही है ना ऐसे, तो ट्रायंगल लोगे आप NIC। कौन सी? NIC। तो इसमें आर मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो आर मेरा बनेगा बीटा प्लस गामा। उसके बाद आपको पता है आपने क्या करना है, इसमें जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनमें से टेंजेंट अल्फा निकाल लो, टेंजेंट बीटा निकाल लो, टेंजेंट गामा निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो, दिस विल बी द आंसर। ये आ गया बेटा समझ में डायग्राम? उसके बाद साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना। अब साइन कन्वेंशन में मैंने क्या कहा था? जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेते हैं वो प्लस होती है। इस बार आपकी इंसिडेंट रे कहां जा रही है? इंसिडेंट रे ये है ना, ये आपकी इंसिडेंट रे जा रही है। तो इधर वाली डिस्टेंस प्लस लोगे आप, इधर वाली डिस्टेंस माइनस लोगे। तो आपकी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो आपको प्लस में लेनी है, जो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ये वाली, ये आपको माइनस में लेनी है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये भी माइनस में लेना है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है इस बार और इंसिडेंट रे से ये डिस्टेंस अपोजिट है, इधर अपोजिट वाली डिस्टेंस माइनस और इधर वाली डिस्टेंस प्लस लेंगे। तो कर लोगे भाई इसको, थर्ड केस को, कन्वेक्स सरफेस का थर्ड केस। आगे समझ में? इसके बाद तुम्हारे पास लास्ट केस आता है कन्वेक्स सरफेस का, फोर्थ केस, उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, फोर्थ केस लास्ट केस, इसको भी समझ लो। ठीक है, लास्ट केस है उसका भी डायग्राम समझा देता हूं आपको, बाकी सब कुछ कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ सेम है। फोर्थ केस, फोर्थ केस आता है आपका केस नंबर 4। और क्या है केस नंबर 4 भाई? केस नंबर 4 है द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। क्या है? ऑब्जेक्ट लाइज इन denser medium and the image formed is virtual। तो भाई जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है और जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है? एक वर्चुअल इमेज है बेटा। कैसी इमेज है वो? वर्चुअल इमेज। तो कैसे बनेगी देखो अब डायग्राम इसका। तो ये आपका कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, क्या है ये आपका? कन्वेक्स सरफेस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम, ये हमारा रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट हमारा अब भी डेंसर मीडियम में है, लेकिन इस बार उसकी इमेज कैसी बनने वाली है? उसकी जो इमेज है वो बनने वाली है वर्चुअल। कैसी बनने वाली है? वर्चुअल। वो कब बनेगी? पहले केस में, इससे पहले वाले में ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में था लेकिन दूर रखा था, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले, मान लिया मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, तो अब देखो इमेज कैसे बनेगी। एक रे तो ऑब्जेक्ट से सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी। ठीक है, एक रे मान लिया ऑब्जेक्ट से ये जाती है, ठीक है, एक रे ऑब्जेक्ट से ये चली जाती है। अब इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? ये
ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो ये आपका यहाँ क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, नॉर्मल के साथ बनता है। अब आपकी लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मेरी लाइट ऐसे जा रही है, देखो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जो है नॉर्मल से अवे बेंट होगी, कुछ इस तरह से, ऐसे नॉर्मल से अवे बेंट हो जाएगी लाइट ऐसे। और अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो ये यहाँ को पीछे आती हुई मिलती है। तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट इस पॉइंट से आती नजर आ रही है, तो आपकी ये वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ आई। ठीक है, क्लियर है। तो यहां बस वही हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एंगल हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो बनाता है अल्फा, और ये आपका एंगल हो जाएगा बीटा, और ये एंगल हो जाएगा गामा। और इसमें ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एन। फिर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एम। फिर सेम वही कैलकुलेशन होगी जिस तरह से आपको समझाया है, और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आप वही अल्फा बीटा गामा आई आर इनके बीच में रिलेशनशिप्स निकाल लोगे और इसको कैलकुलेट कर लोगे। इस कर लोगे बेटा। इसमें एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ इस डायग्राम को ना, थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है, समझ नहीं आएगा आपको, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। ये ज्यादा करीब ले आया मैं इसको ना, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया डायग्राम। देखो ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये इसका पोल है, ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं, डायग्राम ध्यान से समझो। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जी यहाँ। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट तो सीधी गई, तो जो सीधी गई वो एज इट इज, एक लाइट ऑब्जेक्ट से मान लिया ये गई। अब इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर लोगे आप, नॉर्मल। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे बेंट हो जाएगी ऐसे, और ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है, यहां से। तो यहां पे क्या बन गई आपकी इमेज, और ये पॉइंट आपका बन गया एन। यहां से आपने ये क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, ये पॉइंट बन गया एम। बस अब आपको सारे एंगल्स पता है, ये आई, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यहाँ पे ये एंगल आपका बनेगा अलग, ये एंगल आपका बनेगा बीटा, और ये एंगल आपका बनेगा गामा। फिर आप इन एंगल्स के बीच में क्या निकाल लोगे, रिलेशनशिप, और फिर आप इनको जो है सॉल्व कर लोगे। देखो ध्यान से कैसे निकलेंगी रिलेशनशिप्स। अब अगर आप यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल्स को देखोगे, वहां से इनके बीच में रिलेशनशिप्स निकल निकल के आएंगे। जैसे आप अगर ये वाली ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल एन ओ सी, एन ओ सी, तो इस ट्रायंगल से क्या पता लगता है, एन ओ सी से अल्फा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। तो यहां से आई आ जाएगा अल्फा माइनस गामा, ये आ जाएगा। सिमिलरली आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए देखो क्या करोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए आप ये वाली ट्रायंगल लोगे एन सी, ठीक है ना, एन सी आई। कौन सी ट्रायंगल लोगे, एन सी आई, ये वाली एन सी आई। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, एन सी आई में ये एंगल आर है, तो एन सी आई में ये पूरा एंगल भी मेरा क्या होगा, आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप यहां लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो यहां से आर क्या आ जाएगा आपका, बीटा माइनस गामा। तो इस तरह से आर भी निकल गया, आई भी निकल गया। फिर आपकी सारी कैलकुलेशन जैसे पिछले केसेस में हमने पढ़ी। तो क्लियर है भाई यहां तक। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो जिस तरह से कन्वेक्स के लिए है, ऐसे ही आपका थोड़ा सा होमवर्क और ऐड कर रहा हूं मैं। जैसे हमने कन्वेक्स के लिए पढ़ा, इसी तरह से आप कनकेव सरफेस के लिए भी पढ़ोगे, सेम क्राइटेरिया होगा, बस डायग्राम अलग होगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो उस टॉपिक को भी कर लो। क्या कर सकते हो आप टॉपिक भाई, कन्वेक्स के बाद एक कनकेव वाला आएगा, क्या कनकेव वाला कर लोगे, तो रिप्लाई करो कि कनकेव वाला अगर कर सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने पूरा एंटायर टॉपिक कवर कर लिया, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है बेटा, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसको खुद से एक बार कॉपी पेन लेके सॉल्व करके देखना सभी डायग्राम्स को, एग्जाम में कोई भी केस आ सकता है। ओके, बाय
मिलते हैं कल।